आवाज आ रही है मेरी? एक बार चेक करिए। पहले चेक करिए, आवाज आ रही है, ठीक आ रही है तो आगे चालू करें। स्टार्ट करें। टेस्ट में क्या क्या नंबर आए एक बार जरा टेस्ट के नंबर लिखो बॉटनी के, कितने लोगों ने नहीं दिया। बेटा आपके लिए ना मैं बॉटनी के नोट्स भी हैंड रिटन बनवा रहा हूँ, है ना, अरेंज कर रहा हूँ। एक बार हो जाए तो मैं आपको देता हूँ। पहले जो आए थे उनमें एरर था तो ठीक है। 165 विशाल, अर्चना 140, कम है तेरे बच्चे। 144 इंद्रकांत, और कम है। विवेकांत प्रिंस 80 180, विवेक 140, अनमोल 148, उजमा जैफरुद्दीन 160, शुभम मंगेश 160, श्रीश 1, मयंक 180। चुलबुली बेटा कम है आपके, 100 से कम नहीं होना चाहिए। पेपर का लेवल ठीक था, इजी था। टेस्ट नहीं दिया अभी, क्यों? कौन कौन पापी है जिसने टेस्ट नहीं दिया अभी तक? चेक पॉइंट वाला कराऊंगा बेटा, एक सेपरेट लेक्चर यूट्यूब पे डालूंगा। 1 मिनट रुके थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा रोकें एक बार। डीप क्वेश्चन का एक टेस्ट मैं अपने पास से लूंगा, उसके अलावा मैं एक प्रॉपर लेक्चर यूट्यूब पे डालूंगा एक्स्ट्रा टॉपिक्स का, उसमें वो सारी चीजें आपको करा दूंगा। ठीक है, यस, एक्स्ट्रा टॉपिक करके ओवरऑल 700। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं? आई इंक्रीज सर, इंक्रीज वॉइस। हाँ बेटा मैं आवाज उठाऊंगा तुम्हारे लिए। अभी ज्वाइन किया है, टेस्ट इसलिए नहीं दिया बेटा। थोड़ा सा अपने जो ये बैकलॉग जैसी चीजें हैं ना, इनको थोड़ा सा दूर करो जल्दी से जल्दी। अपने आप नहीं होगा, लग के करना पड़ेगा। हम्म। बायो में 1 घंटा लगा, ज्यादा लग गया। बैकलॉग कैसे कवर करें बेटा? लेक्चर देखना पड़ेगा, और तो कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं। हाँ, चेक पॉइंट वाला करा दूंगा मैं, पर मैं यूट्यूब पे डालूंगा उसका लेक्चर, देख लोगे ना। आज या कल में मैं लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब पे उसका, ठीक है। अच्छा एक चीज और है बेटा, मैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ ना, लाइफ का एक सेपरेट, जिनका बैकलॉग है उनके लिए बता देता हूँ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ को ना, आप लोग में से जो भी हैं, उसको मैं प्रॉपर एक सेपरेट लेक्चर प्रॉपर बना के दूंगा, और वन शॉट टाइप का ही होगा वो। या तो मैं लाइव लूंगा या रिकॉर्डेड लूंगा, जो भी करूंगा, पर मैं आपको अच्छा एक लेक्चर दूंगा बना के। वो अपने यूट्यूब पर भी आएगा, आपके ऐप पर भी आएगा, आपने वो देखना जरूर है ना। उसके क्वेश्चंस भी दूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर होगा, लेक्चर के साथ 100 क्वेश्चन दूंगा आपको। उतना कर लो, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अचीवर से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी कैसे अरेंज करें? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें गाइड करूं। मेरा अपना एक भतीजा है, वो क्लास 11th में आया है। अच्छा, उसको सबसे कम बॉटनी समझ में आ रही है, और वो मेरे लेक्चर देख रहा है। तो वो कह रहा है कि याद नहीं रहता मुझे, पता नहीं, मैं रीड कर लेता हूँ, समझ आ जाता, याद नहीं रहता। आप में से कितने लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनको याद नहीं रहता है? ऐसा आती है किसी को? बहुत सारे बच्चों को आती होगी। मतलब मैं भाई उसको क्या बोलूं कि भाई, अब उसको मैं कैसे समझाऊं कि तेरे को मेरा समझ नहीं आ रहा, तो औरों को तो और ही कैसे आएगा, है ना। तो उसका ये मानना था कि मेरे को थोड़ा कम समझ आने का मतलब, उसको याद नहीं रहता। उसको क्या हो रहा है कि जैसे फिजिक्स आसान लग रही है, केमिस्ट्री उसको थोड़ी मुश्किल लग रही है, और बायो ज्यादा मुश्किल लग रही है, उसको याद नहीं हो रहा है। ऐसे कई बच्चे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसका एक ही तरीका होता है कि आपको मल्टीपल टाइम उसको पढ़ना पड़ेगा नोट्स को। उससे थोड़े थोड़े कनेक्शंस बनने लगेंगे। जब तक कनेक्शंस नहीं बनेंगे वो न्यूरॉन्स टाइप के, तब तक आपको याद नहीं रहेगा। आप में से जिन भी बच्चों को याद होने की प्रॉब्लम हुआ करे ना, पहले एक बार चीजों को समझ लिया करो। उसके बाद उसको तेजी से जब पढ़ते जाओगे ना, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं। अच्छा, बायो में एक खास चीज क्या होती है, एक लेवल के बाद ना, जब आपका बायो में एक लेवल आ जाता है ना, उसके बाद याद करने की दिक्कत नहीं होती। पर मिनिमम एक लेवल, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आते, जब वो आने लग जाते हैं आपको याद होने लग जाता है। तो याद करने का अभी तरीका क्या है, आप सबसे पहले क्लास स्टार्ट होना उससे पहले नोट्स रिवाइज कर लिया करो, और मल्टीपल टाइम नोट्स को रिवाइज करो, अपने नोट्स ही रिवाइज करो अभी, तब तक आपको वो नहीं आएगी। हाँ,
ठीक है। हाँ, सिर्फ क्लास नोट्स याद करो बेटा। वॉइस लो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से तेज कर दी है, ठीक है। हाँ, अभी एनसीईआरटी मत पढ़ो, जो भी करा रहा हूं करते चलो, जैसे जैसे करा रहा हूं करते चलो, ठीक है। नोट्स में एनसीईआरटी है सारी सी। चलें चालू करें आज प्लांट किंगडम, चालू करें प्लांट किंगडम, जल्दी बता दो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें प्लांट किंगडम। यस, कर दें स्टार्ट, ठीक है। चलिए करते हैं। चल, तो प्लांट किंगडम को स्टार्ट करते हैं। मैं चैट को प्राइवेट कर देता हूं। प्राइवेट कर दिए क्या मैंने? बेटा वॉइस ठीक है, मतलब वॉइस ठीक है। यस। आप, मेरा भतीजा ऑफलाइन जाता नहीं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ बेटा। बायो बायो तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, और सीबीएसई बेस्ड पढ़ा रहा हूँ उसको स्टार्टिंग में भी, केमिस्ट्री फिजिक्स। असल में क्या होगा कि मैं उसको डायरेक्ट मंथन में डालूंगा ना, या दृष्टि में डालूंगा, उससे क्या होगा कि अभी मैं जानता हूँ ना 10th क्लास के बच्चे का बेस बहुत कमजोर होता है, तो मैं ये फील कर सकता हूँ। तो अभी वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहा है ऐसे बोर्ड टाइप की। फिर मैं उसको ना नवंबर के आसपास थोड़ा सा टाइट करूंगा कि उसको कैसे पढ़ना है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये सब बेटा कहानी वाली बातें होती हैं कि मैं 11वीं से ही बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसे वाली चीजें बहुत कम लोगों के साथ होती है ना। ऐसा नहीं होता। तो हमें बिल्ड करना पड़ता है धीरे धीरे। आपके साथ भी है, आप में से बहुत सारे बच्चों का 11th 12th वीक था, अच्छा भी था, लेकिन स्टिल आपको ड्रॉपर में टाइम लग रहा है। और फिर आज मेरे पास सुबह एक बच्ची का फोन आया, उसके 3-4 ड्रॉप शायद हो गए थे। उसने बोला मेरे से कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, 550 आ रखे हैं, मैं क्या बीडीएस कर लूं, आप बताओ। तो मैंने कहा कि तेरा मन क्या है, अगर बीडीएस करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत कर, नहीं तो बाद में गिल्ट होता रहेगा। फिर उसने कहा कि सर ये लूप तो नहीं है। मैंने कहा देख, लूप तब तक लगता है जब तक हम सिलेक्ट नहीं होते। दूसरी चीज क्या है, लोगों को कमेंट करना बहुत आसान होता है। आज भी बहुत सारा बच्चा ना रिवाइज करके नहीं देता टेस्ट ठीक से। आप ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों के मैं नंबर पूछ रहा हूँ, पर कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना टेस्ट का सिलेबस बुधवार को खत्म करा था। अगर आप टाइमली सिलेबस फिनिश नहीं कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। आप ये समझो इस चीज को, आपको फंस जाओगे। आपको टाइमली सिलेबस फिनिश करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री अभी से टाइम लगा के बनाना स्टार्ट कर रहे हैं? जैसे आपने मान लो फिजिक्स पढ़ ली पूरी, वो चैप्टर कर लिया अच्छे से, तो क्या आपने कोई मान लो 45 क्वेश्चन रेंडम मार्क करके टाइम लगा के सॉल्व किया? ऐसे 3-4 बार करो हर चैप्टर के साथ, हर चैप्टर के ऐसे 3-4 बार क्वेश्चन बनाओ, तब आपको स्पीड गेन होगी। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर पाते, और उनका ड्रीम है एम्स जाने का। अभी से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, नहीं तो फंस जाओगे। इन सब के लिए टाइम लगता है। अब टाइम निकाले कैसे? तू लेक्चर देखने में ही पूरा टाइम लगा देगा, सर लेक्चर देखना बंद कर दे तो तेरे को वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। लेक्चर इसलिए देखते हैं क्योंकि आता नहीं हमें, अगर आता है तो हमें उसको और इंप्रूव करना है। उसके बाद शाम का जो टाइम होता है वो एफिशिएंटली आप क्या करते हो, वीक के पहले 3-4 दिन वेस्ट कर देते हो, कुछ पढ़ा, चाय पी रहे हैं इधर उधर। प्लीज टाइम वेस्ट बंद करो, सबसे पहले अपने पास टाइम वेस्ट बंद करो। यस, क्लियर है? नहीं नहीं, कोई भाई मुफ्त की क्लास नहीं देखनी। राकेश जी, चले आगे। रिया कम है बेटा बायो में। चलो स्टार्ट करते हैं आज प्लांट किंगडम को। जो भी बच्चे नए हैं, जो जस्ट अभी बैच ज्वाइन किया है, प्लांट किंगडम क्या सर हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा पूरा समझ में आएगा। प्लांट किंगडम को मैं आज भी मानता हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स में से हैं जिनमें से बहुत अच्छे, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लांट किंगडम इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें मोस्ट लॉजिकल बॉटनी आपको पढ़ाई जा सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप डाइवर्सिटी में, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, अब चालू कर चुका हूं मैं, तो मेरी तरफ पूरा ध्यान रखें और कथा का आनंद लें। जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, जो जो कहानी आपको सुना रहा हूं, उसका पूरा पूरा आनंद लें आप लोग, है ना, उसकी मौज लें। बाकी भूल जाएं आपके साथ क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, 2025 में, 26 में, जो भी हुआ उसको भूल जाएं। जो नए हैं इस चैप्टर से जुड़े, पुराने वाले के लिए सेल के लिए आपका लेक्चर आएगा। अब पूरा पूरा कथा का आनंद लें और ध्यान से सुने। जो क्लास की बातें ध्यान से सुनता है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम एक डाइवर्सिटी यूनिट का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्लांट किंगडम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपकी जो बुक है क्लास 11th की, ऐसे डिजाइन है कि
कि उस बुक में स्टार्टिंग में उसने कुछ कुछ लिविंग वर्ल्ड में कुछ कुछ बातें बताई हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स क्या होते हैं, ये है। उसके बाद उसने एक चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ का जो नए हैं 3.0 उनका मुझे कराना है, 2.0 का भी कराना है, मैं अलग से टाइम निकाल के उसको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम, प्रॉपर बैच में कराऊंगा, टेंशन मत लो लाइव। अब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम जो है उसको हमें कैसे सोचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी जैसी यूनिट में अगर मुझे एवोल्यूशन नहीं दिख रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि चीजें कैसे इवॉल्व हो रही हैं, मैं सिर्फ रटने की कोशिश कर रहा हूं, तो रिलेट नहीं होगा। यदि आप चीजों को सोचने की कोशिश करो, दिमाग यूज करो, बायो में जितना ज्यादा सोचोगे, जितना लॉजिकल हो जाओगे, उतना आपको लंबे समय तक याद रहता है। हमेशा चीजों को याद रखने का एक ही तरीका होता है, लोग पता नहीं क्या क्या चीजें बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। मेरा मानना है याद रखने का एक ही तरीका है कि क्या आपने वो सब्जेक्ट लॉजिकल तरीके से पढ़ा हुआ है। तो क्या सबसे पहला लॉजिक हम यहां कुछ डेवलप करेंगे, प्लांट किंगडम में शानदार लॉजिक है, उन लॉजिक को हम डेवलप करेंगे, वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। आप चाहे बायो की किसी भी ब्रांच में जाते हैं, इवन आप एमबीबीएस करते हैं, वहां पर आपको कम से कम ये बेसिक डिफरेंस तो पता होगा ना कि ये बैक्टीरिया ने अटैक किया। एक बच्चा कह रहा है सर हम बॉटनी क्यों पढ़ते हैं, भाई एक बैक्टीरिया ने अटैक किया, वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये तो तुझे बॉटनी से पता चलेगा ना। मेरी बात समझ पा रहा है? तो हर चीज का एक अपना सिग्निफिकेंस है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा सा समझते हैं, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर में टॉपिक क्या है। इस चैप्टर के पहले 3 पेज में लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम का एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो पहला टॉपिक हम लोग इस पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है बेसिक ऑफ प्लांट किंगडम, वो मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा टॉपिक आपके पास एल्गी है, पूरा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म इस चैप्टर में नहीं दे रखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगर आपसे मैं बोलूं तो एंजियोस्पर्म की सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखी है, इसके अलावा कोई डिटेल नहीं दे रखी। ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म की कोई डिटेल दे रखी है, ओनली इंट्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म का, जहां पर बेसिकली डाइकॉट और मोनोकोट के बीच में डिफरेंस बताया गया है। डाइकॉट और मोनोकोट के बीच में क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा मैं माइक चेंज करूं, आप ऐसा मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं एक बार, ये एक माइक है मेरे पास, मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, बेसिक्स ऑफ प्लांट किंगडम की, एल्गी की, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की, और इन टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यदि हम नीट में क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेटा कुछ भी आ सकता है। नीट में अगर इसके क्वेश्चंस की आप बात करो तो 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। एक साल ऐसा था जब इससे 5 क्वेश्चन भी आए थे। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे, पर क्या हम किसी भी चैप्टर को नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं? क्या हमें ऐसे करना चाहिए? जब फाइट इस बात की है कि बायो में मुझे 360 लाने हैं, तो फिर फर्क कहां पड़ता है कि उसके कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तब इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है जब हमें ये ऑप्शन हो कि ये चैप्टर छोड़ दूंगा और ये चैप्टर कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे 360 की बात करनी है बायो में, तो क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि मुझे कौन सा चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं? ये नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इस बात को बता सकते हैं कि उस चैप्टर को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है हमने। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायोमोलिक्यूल के अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना है, यस। और मुझे अगर अगर बायोडाइवर्सिटी से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। मेरी बात समझो, सिर्फ इस बात का थोड़ा फर्क पड़ सकता है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ नहीं सकता। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्लासिफिकेशन में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आप लोग रेडी हो तो पहला टॉपिक चालू कर लें। बिल्कुल रेडी हो? इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे पूरा समझ लो, पहले इन टॉपिक्स के नाम लिख लो फटाफट से, हेडिंग डालो प्लांट किंगडम। मैं आपके लिए नोट्स भी बनवा रहा हूं, सेल साइकिल के नोट्स बने थे पर उसमें एरर था और वो छोटे छोटे लिखे थे। फिर मैंने उनको बोला है कि भाई आप मेरे हिसाब से कुछ कुछ करिए, उस काम को मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं लिखूंगा तो बहुत गंदा आएगा। तो साफ राइटिंग से मैं किसी से करवा रहा हूं तो वो कर रहे हैं, उनमें मैं एडिटिंग करके आपको दूंगा अपने पास से, ठीक है? यस, लिखिए।
पिछले साल के नोट्स चल जाएंगे, हाँ चल सकते हैं, कुछ ऐड कराऊंगा इस साल कुछ चीजें ऐड कराऊंगा। यस, सलोनी कल मैं, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं बच्चे, आज हम लोग इसकी क्लास पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, मे बी मैं कल परसों की क्लास एमडी सर को ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, परेशान मत होना, है ना। हाँ ठीक है, अभी आप ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे, अब पढ़ें चालू करें बेटा। आपने टॉपिक लिख लिया, आपकी सारी प्रॉब्लम लूंगा, कोई बच्चा ऐसा कुछ लिख रहा था तो उसकी प्रॉब्लम भी ली जाएगी, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, पेन रख दिया मैंने, अब 2 मिनट मेरी बस बात सुनेंगे। देखो, हमने लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड में हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कई स्टेप में चीजों को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग किंगडम होता है, ये सारी चीजें किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसकी है, मेरी बात सुनो, ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की है। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप पहले किंगडम में रखोगे, फाइलम में रखोगे, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, ऐसे रखोगे। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट और एनिमल है, आप जब उनको क्लासिफाई करते हो, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, इनको जब आप क्लासिफाई करते हो तो कैसे क्लासिफाई करते हो? तो शुरुआत में क्या हुआ था, सबसे पहले आई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उससे भी पहले कुछ और आया था, पर हमारे को इस चैप्टर में क्या समझना है, हमारे को ये समझना है कि सबसे पहले हमारे पास आई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, हमने दो ही किंगडम बनाई थी, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम में रखा था। क्लियर है? क्लियर है? मेरी बात समझो ध्यान से। हमने क्या किया था, शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन आई थी, हमारे पास शुरुआती क्लासिफिकेशन कैसी थी, पहले समझो इस बात को। शुरुआती क्लासिफिकेशन कैसी थी हमारे पास, अर्लियर क्लासिफिकेशन कैसे थी, हम इस टॉपिक का हेडिंग डाल सकते हैं, हाउ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। क्लासिफिकेशन किस तरीके से बदला है, क्लासिफिकेशन कैसे बदला है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से बदला है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीनियस। क्या नाम था उनका? लीनियस ने दी थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन काफी पहले आई थी, तो वहां पर सिर्फ दो ही किंगडम थी, एक था मेरे पास प्लांटई और दूसरा किंगडम था मेरे पास एनिमीलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, देखो आप एक बात समझो, यदि मुझे किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो मुझे उसकी किंगडम, फाइलम वगैरह लिखनी है। मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको मैं पहले कैसे क्लासिफाई करता हूं, किंगडम में। तो शुरुआती क्लासिफिकेशन जब अर्थ पे की गई 1700 कुछ में, 1700 कुछ में की गई, तो वो क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लीनियस ने, जिन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया। अब ये जो दो किंगडम थी, इनके अंदर पहली किंगडम थी प्लांटई और दूसरी किंगडम थी एनिमिलिया। इन्होंने क्या किया, प्लांटई के अंदर एल्गी रखा, ब्रायोफाइट रखा, टेरिडोफाइट रखा, जिम्नोस्पर्म रखा, एंजियोस्पर्म रखा। उसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया को भी इसी किंगडम में रखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बैक्टीरिया को भी इन्होंने इसी किंगडम में रखा। आप समझो इस बात को। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मेरे पास एल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था। उसके अलावा मेरे पास प्लांटई में बैक्टीरिया भी था। इसका मतलब बैक्टीरिया को पहले प्लांटई में रखा गया था, फंजाई था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि एल्गी के अंदर मेरे पास ग्रीन एल्गी तो है ही, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ये सारी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन, रेड। इसके अलावा मेरे पास और कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया को भी किस में रखा गया था? एल्गी में रखा गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भाई शुरुआती जो क्लासिफिकेशन थी उसमें मेरे पास ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तो थी ही, उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसको किस में रखा गया था? एल्गी में। तो आपको अगर बोला जाए कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो इनिशियल क्लासिफिकेशन थी, इनिशियल क्लासिफिकेशन थी जो बेसिकली कौन सी थी बेटा? जो थी टू किंगडम। कौन सी वाली थी? टू किंगडम।
उसमें क्या किया गया था, उसमें क्या किया गया था, हमारे पास क्या किया गया था समझो। उसमें हमारे पास क्या था कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई किसमें थे, इन प्लांट किंगडम, प्लांटई एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज इन एल्गी, और कौन सी किंगडम में था, प्लांट किंगडम में, प्लांटई में भी था। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हम बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांट किंगडम में क्यों रख रहे हैं? उसका मेन रीजन है सेल वॉल। बेसिस क्या था बेटा, बेसिस था सेल वॉल। तो सेल वॉल के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर हमारे पास प्लांट किंगडम में ये 5 ग्रुप के अलावा बैक्टीरिया और फंजाई भी थी। उसके अलावा एल्गी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? बेटा वॉइस स्लो तेरे को आ रहा है सोनिया, थोड़ा सा अपने फोन से आवाज बढ़ा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ मैं क्या बोल रहा हूं। शुरुआती क्लासिफिकेशन में क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, जिसमें प्लांटेई और एनिमेलिया था। प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो थे ही। बैक्टीरिया और फंजाई को भी प्लांटेई में रखा गया, और एल्गी के अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये रखा गया। फिर क्या हुआ बेटा, फिर क्या हुआ, 1969 में, 1969 में जब RH वी टेकर की कौन सी क्लासिफिकेशन आई, वी टेकर की हमारे पास आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई नॉट इन प्लांटई, नॉट इन प्लांटई, और हमारे पास क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रख दिया। साइनोबैक्टीरिया को किस में रख दिया, आर कैप्टिन मोनेरा। किस में रख दिया गया, मोनेरा में रख दिया गया, मोनेरा किंगडम में रख दिया गया। तो साइनोबैक्टीरिया को किस में रख दिया गया, मोनेरा में रख दिया गया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को। फंजाई की अलग किंगडम बन गई, और प्लांटेई के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ प्लांट किंगडम, नाउ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में क्या है मेरे पास, प्लांट किंगडम है क्या क्या है मेरे पास, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। और क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो। नहीं आज डाउट सेशन नहीं होगा बेटा, डाउट सेशन लू किस चीज का डाउट है ये तो बता। अच्छा 2-3 चीजें बता देता हूँ। फॉर 2-3 डेज 4 डेज मैं शायद थोड़ा सा कम अवेलेबल रहूंगा, कुछ बच्चों के साथ रिप्लाई भी ना करो, तो डाउट का तो कभी नहीं अवेलेबल हूँ मैं। आज आपकी क्लास मैं कैंसिल भी हो सकती थी, तो मैंने कहा आज ले लेता हूँ। कल 2 दिन आपकी क्लास एमडी सर लेंगे, 3 दिन तक, उसके बाद फिर मैं आपको प्लांट किंगडम यहाँ से कंटिन्यू करूँ। तो परेशान मत होना किसी तरीके, सर आप कहाँ गए, ये है वो है ना, हेल्थ इश्यूज है कुछ फैमिली में, उसके अराउंड काम कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है बेटा, ये चीज आप शायद समझ पाओगे अब, है ना। तो इनिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, टू किंगडम, बैक्टीरिया एंड फंजाई इन प्लांटाई एंड साइनोबैक्टीरिया इज इन एल्गी। क्या है बेसिस, क्या है, सेल वॉल है, बेसिस क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। 1969 में क्या था, RH वी टेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई नॉट इन प्लांटाई, साइनोबैक्टीरिया आर केप्ट इन मोनेरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, साइनोबैक्टीरिया को किस में रखा गया, मोनेरा में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस। क्लियर है बेटा। क्या आपको ये तीनों लाइनें समझ में आई, देखो मैंने इस पूरे स्लाइड पे क्या पढ़ा है पहले उसको समझो। अगर आपको वो समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया फंजाई को प्लांटाई में रखा, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म के अलावा एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के साथ मोनेरा में था, उसके अलावा प्लांटाई में ये 5 ग्रुप पढ़ाए जाएंगे, यस। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज बोल रहे हैं हम लोग, ये चीज बोल रहे हैं, ये 3 पॉइंट बोला मैंने कि फंजाई और बैक्टीरिया अलग किंगडम में है। देखो 3 पॉइंट है, पहला टू किंगडम में क्या था, 5 किंगडम में क्या था, और अब प्लांटाई में कौन से ग्रुप हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा, यस। क्या हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, उसके क्या बेसिस थे वो सब नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, RH वी टेकर ने। तो इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया वगैरह किसके आधार पर, सेल वॉल के आधार पर प्लांटाई में थे, उनको अलग किंगडम में रख दिया गया। तो अब प्लांट किंगडम में ये 5 ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, किंगडम। किंगडम प्लांटाई लिख दिया, मान लीजिए मैंने ये क्या लिख दी, ये डिविजन्स लिख दी, ये क्या लिख दी, डिविजन्स। एंजियोस्पर्म क्या हो गया, डिविजन्स। अब इस डिवीजन के अंदर कौन सी क्लासिफिकेशन है, मतलब उसके अंदर कौन आता है, वो हम पढ़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखो आप समझो इसको, अब हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म को आगे क्लासिफाई किया गया। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हाउ एंजियोस्पर्म इज क्लासिफाइड, ठीक है, किस तरह का सिस्टम बनाया गया। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मींस हाउ एंजियोस्पर्म इज फर्दर क्लासिफाइड। क्या यहां तक समझ में आ गया। अनमोल मैंने अभी पढ़ाया नहीं ना बायोलॉजिकल, तो क्या मैं कह रहा हूं प्लांट किंगडम के हिसाब से इतना समझ में आ गया। एक बच्चा पूछ रहा है सर सेल वॉल का बेसिस सेल वॉल है, इसका क्या मतलब है। मतलब यह हुआ कि बैक्टीरिया फंजाई को टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम में क्यों रखा, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, सही है, ये मतलब है इस बात का। तो इनिशियल क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम आई थी, बैक्टीरिया फंजाई को कहां रखा, प्लांटाई में, साइनो बैक्टीरिया को कहां रखा, एल्गी में, ठीक है, जो प्लांट किंगडम में ही है। इनका बेसिस क्या रखा, सेल वॉल। बेसिस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। 1969 में जो RH वी टेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, बैक्टीरिया और फंजाई अलग किंगडम में थे, प्लांटाई में नहीं थे, और साइनो बैक्टीरिया को किस में रखा गया, मोनेरा में, बैक्टीरिया के साथ। नाउ प्लांट किंगडम में कौन से 5 डिवीजन है, प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप लिख लो या डिविजन्स लिख लो, या हम क्या लिख सकते हैं, डिविजन्स लिख सकते हैं। और वो डिविजन्स कौन सी हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, एंजियोस्पर्म को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ठीक है विशाल जी, आपके इंस्टा के रिप्लाई में यहाँ क्लास में करूं, ये शायद जरूरी नहीं है ना। हाँ, बेसिक को मंथन इन्फिनिटी में कैसे अपडेट करें, कोई कोड होगा मैं आपको दिलवाता हूं, अगर जिसको करना है वो कर ले। हाँ? ठीक है
सेल डिवीजन के क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, जिसका अमाउंट का गलत हुआ। मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे टाइम दो, एक लेक्चर आएगा और देख लेना, हीरो ना बनना ज्यादा। यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर देख लेना। वो लेक्चर में क्या होगा, लेवल अप क्वेश्चन होंगे सेल साइकिल के। कितने क्वेश्चन करा दूंगा, 30 40 50 क्वेश्चन ऐसे कुछ करा दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करूंगा, 1 सवा घंटे का लेक्चर। उसको देखकर अपनी कॉपी में कुछ ऐड करना हो कर देना। सर बैच में क्यों नहीं कर, सब बैच में करा दूं तो तू खुद क्या करेगा? वो करने की चीज खुद से है, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि तेरे को फायदा हो जाए। हाँ, कब आएगा बेटा? 1 आध दिन में आ जाएगा। हाँ सही है, प्रिपरेशन। हाँ, असर्शन रीजन बेटा कभी ठीक नहीं होंगे जब तक तुम पहले सारा सिलेबस नहीं करोगे ठीक से। हैंड नीटर नोट्स बेटा दे देता हूं मैं। आशिफ बच्चे उसने जो मैंने बनवाए वो ठीक नहीं बने। मैंने एक डाला था ना कि ऐसे वाले नोट्स चाहिए, वो ठीक, उनमें एरर था। मैं 2 दिन से एरर ठीक कर रहा था, फिर मैंने उनका हल्का सा पैटर्न बदल दिया। है ना, आ जाने दे, मेरे पास आते ही तुम्हें दे दूंगा। चिंता न कर, बेचूंगा नहीं अभी। हाँ, किताब बना के नहीं बेचूंगा उन्हें अभी। सर आप ना कुछ भी बोलते रहते हो, आ जाओ। लिख लिया तो आगे चले। डोपा कब तक आएगा बच्चे? मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मैं पूछ के आपको नेक्स्ट क्लास में 100% बता दूंगा। है ना, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है मैं बता देता हूं। नाउ प्लांट किंगडम हैव एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। है ना, और ये क्या है? नाउ प्लांट किंगडम है 5 ग्रुप या डिवीजन। प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप या डिवीजन है। कौन सी है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ठीक है बेटा, शॉर्ट नोट्स मैं ही दूंगा सलोनी, रुक जा बच्चे, मैं पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा। अभी तो कर लो पहले। हाँ, लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ऋषिक। सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, मेरे वाले पे। ठीक है साक्षी। हाँ, फर्दर हम लोग अब एंजियोस्पर्म को डिवाइड करेंगे। डिविजन्स को हम एनिमीलिया में फाइलम बोलते हैं, प्लांट किंगडम में फाइलम नहीं बोलते। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को और क्या बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसको हम कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, इज डन। उसको किया गया और क्या पता चला, सुनो ध्यान से। देखो हमने क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी हम कैसे आए, पहले आई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें ये 5 ग्रुप आए, फर्दर एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट, ध्यान सुनेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट यूज डिफरेंट क्राइटेरिया। उसके हिसाब से हम 3 सिस्टम पढ़ते हैं भाई। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया। सबसे पहले अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया, तो टोटल हमारे पास क्या है बेटा? टोटल क्या है? टोटल जितना भी क्लासिफिकेशन का वर्क है, टोटल जो क्लासिफिकेशन स्टडी है, स्टडीज हैं, ठीक है, उनको हम डिवाइड करते हैं 3 सिस्टम में। डिवाइड इनटू 3 सिस्टम। थोड़ा सा मेरी बातों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो मेरी बात समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम और 5 किंगडम में एक बेसिक डिफरेंस समझो। 2 किंगडम में मोनरा के बैक्टीरिया का कोई अलग से किंगडम नहीं था। बैक्टीरिया और फंजाई किस में रखे थे? प्लांट किंगडम में। और साइनोबैक्टीरिया भी रखा था एल्गी के साथ। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 किंगडम में वो अलग रख दिए गए। अब प्लांटेई के अंदर 5 ग्रुप है। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो अलग अलग साइंटिस्ट थे, मान लो ऐसे मेरे पास टोटल 20 साइंटिस्ट हैं या 25 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन पे काम किया। हमने क्या किया, उनके काम को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया।
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं पहले 5-7 साइंटिस्ट ने जो काम किया ना, उनको हम एक हेडिंग में रखते हैं जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया। अब एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने वाले 30-40 साइंटिस्ट या 20 साइंटिस्ट, 25 साइंटिस्ट हैं। उन सारे साइंटिस्टों के वर्क को हमने 3 अलग अलग हेडिंग्स में रख दिया, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरीके यूज किए। तो सबसे पहला तरीका जो है वो हम बात कर रहे हैं किसमें, आर्टिफिशियल सिस्टम में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? आशीष तेरी बात बेटा मैं कई बार देख चुका हूं, मैं पूछता हूं उनसे, अभी उन्होंने बताया नहीं इस चीज को। बीच में कुछ आएगा मैं तेरे को अपने आप कर दूंगा, आना बेटा। मैं तेरी बात देख चुका हूं आशीष। हाँ, किसको किसको मेरी बात समझ में आई अभी? मैं फिर रिपीट कर दूं एक बार, फिर से कहानी पे थोड़ा सा। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम की शुरुआत में हमें पढ़ना तो प्लांट के बारे में ही ना, तो पहले हमने पढ़ा 2 किंगडम और 5 किंगडम। तो 2 किंगडम और 5 किंगडम में प्लांट किंगडम बदला कैसे है? 2 किंगडम में बैक्टीरिया और फंजाई प्लांट ही में था, उसका आधार क्या था, सेल वॉल। 5 किंगडम में वो अलग किंगडम थी, और साइनो बैक्टीरिया जो एल्गी में था वो अपना किसमें, बैक्टीरिया मोनरा में। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि आगे हम क्या करा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एंजियोस्पर्म को भी फर्दर क्लासिफाई किया। अब एंजियोस्पर्म ही क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे आपके आसपास जो पेड़ है ना वो एंजियोस्पर्म है। तो हमारी बुक में भी ज्यादा पढ़ाई एंजियोस्पर्म की है। क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, जिम्नोस्पर्म तो नहीं है। आप देखोगे एनाटॉमी हायर प्लांट की, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट की है हमारे पास। तो हमारे पास ज्यादा डिटेल किसकी, एंजियोस्पर्म की। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि मान लेते हैं हमारे पास 20, 25, 30, 40 साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। एक सेकंड देना बेटा। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब इतने सारे साइंटिस्ट थे, इतने सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया, हमने उनके काम को 3 अलग अलग सिस्टम में बांट दिया। पहले वाला सिस्टम लिखा हमने आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब समझो, जैसे मान लेते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम होता क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें ना हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी, जैसे मान लो मेरे पास ये रिमोट है ना, दिस रिमोट का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके आधार पे मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई ग्रुप बना के डाल दिया। अब इसका बाहरी स्ट्रक्चर चकोर है तो मैंने इसको किसी ऐसे ग्रुप में डाल दिया जिसमें सारी चीजें ऐसा रेक्टेंगल शेप की हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में आता है इसकी कलर, इसकी शेप, ऐसी चीजों पे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, एक सिंगल साइंटिस्ट का काम नहीं है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का वर्क है जिनका आधार क्लासिफिकेशन का सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी रहा। मेरी बात समझ पा रहे हो? जिन्होंने प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है रूट, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। आप में से कितने लोगों ने सच में सीसम का पेड़ देखा है? सीसम देखिए, सीसम, सीसम नहीं देखी, जिसकी लकड़ी यूज होती है। सीसम के पेड़ का जो फ्रूट है ना, वो देखने में मटर जैसा होता है, फ्लैट एकदम चपटा, वैसा बीन होता है, बीन जैसा खुलता है। उसकी और मटर की फैमिली सेम है, पर अगर उनके लीफ को देखो, रूट को देखो, कोई मैच नहीं होता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीफ, वो आसानी से बदल जाते हैं, इजिली चेंज हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आसानी से चेंज नहीं होते। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था, वो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, और वो आसानी से बदल जाते थे। इसीलिए ऐसा होता था कि आर्टिफिशियल सिस्टम में अनरिलेटेड साथ आ जाते थे। अनरिलेटेड मतलब जिनका कुछ खास मैच नहीं है, वो साथ आ जाते थे। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। जो जितना ध्यान से सुनेगा उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट सुनेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन करने वाले 20-30 काफी सारे साइंटिस्ट थे,
उन सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को मैंने 3 अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ाया जाता है। पहली हेडिंग है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब है ये सिस्टम सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। अब मॉर्फोलॉजी में उसका कलर, साइज, हैबिट्स, ऐसी चीजें आ जाती हैं। दूसरा, ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी गई है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अनरिलेटेड वाले साथ आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसी बात समझो, जिनके पास बेल होती है, अब वो जो बेल वाले होते हैं, है ना, बेल वाले होते हैं, वो सारे मैंने एक साथ डाल दिए। अब सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं। बेल किसकी होती है बेटा, ऐसी जो वाइन्स होती हैं वो किसकी होती हैं, खीरे की हो गई, ठीक है, पर थोड़ी बहुत बेटा मटर भी जो है वैसे ही ग्रो करता है, या कुछ और प्लांट्स होते हैं वो वैसे ही ग्रो करते हैं, पर सारे सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं मैंने अनरिलेटेड को साथ ले आया, इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जब अनरिलेटेड साथ आ जाते हैं तो ग्रुप कैसा लगता है, आर्टिफिशियल। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं, पहले बताओ, क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं? मैंने क्या क्या पॉइंट बोला है? मैंने आपको बोला व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्या, है क्या, है क्या? इट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन इस पर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी पर। और मॉर्फोलॉजी में क्या बेटा, बताओ जल्दी से। मॉर्फोलॉजी में क्या, जैसे कलर, लीफ का कलर हो गया, प्लांट का कलर हो गया, हैबिट्स हो गई प्लांट की। हैबिट्स मतलब प्लांट ट्री है, रनर है, आप सुनो यार, ट्री सीधा ग्रो करेगा, हर्ब है, श्रब है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उसकी हैबिट्स हो गई, उसका साइज हो गया, उसकी शेप ऑफ लीफ हो गई। ऐसी कुछ चीजों के आधार पर मैंने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है, इस पे क्लासिफाई किया। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर क्या किया गया है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी गई है, प्रोवाइडेड इक्वल वेटेज। किसके लिए इक्वल वेटेज, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। जबकि होता क्या है, किसको ज्यादा देनी चाहिए थी, रिप्रोडक्टिव को। देनी किसको ज्यादा चाहिए थी, रिप्रोडक्टिव को, क्योंकि रिप्रोडक्टिव नहीं चेंज होता, सही है, विच इज नॉट करेक्ट, है ना। क्यों नहीं करेक्ट है, विच इज नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है बताओ, ये एप्रोप्रिएट क्यों नहीं, एप्रोप्रिएट मतलब ये सही नहीं है, क्यों, क्यों, बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होते हैं, आसानी से नहीं बदलते, तो उनको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। आर स्टेबल, नॉट चेंज विद एनवायरमेंट। कैसे नहीं बदलते, चेंज नहीं होते एनवायरमेंट के साथ, नॉट चेंज विद एनवायरमेंट। यस और नो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो था उसको इक्वल वेटेज दी गई थी। ये किस पर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पर। इससे क्या हुआ बेटा, इससे क्या हुआ, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड जो है, अनरिलेटेड प्लांट्स एक ही ग्रुप में आ गए, कम इन सेम ग्रुप। क्या ये क्लासिफिकेशन, मेरी बात सुनेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्लासिफिकेशन गलत सही नहीं होती, उस समय सही होती है, बाद में उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो क्या ये क्लासिफिकेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट थी, नहीं, अप्रोप्रिएट तो नहीं थी। रीजन क्या है, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड थी। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बराबर वेटेज दी गई। सोचो, लॉजिकली सोचो, आप ऐसे समझो ना बेटा, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे जो मतलब, जैसे मान लेते हैं बेर, आपने देखा बेर, बेर होता है, बेर और नींबू श्रब है, रोज भी श्रब है। मान लो उन तीनों को उठा के सेम ग्रुप में रख दे, कुछ लेना देना ही नहीं है। ज्यादा स्टेबल कैरेक्टर, ज्यादा स्टेबल मतलब जैसे मटर का जो मटर होती है ना, वो देखने में देख लो, बीन्स देख लो, उनका फ्रूट की शेप से पता चल जाएगा सेम ग्रुप के। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप अगर मिर्च की लीफ देखो और बैगन की लीफ देखो, देखने में बिल्कुल अलग है, टमाटर की लीफ अलग है, लेकिन ये तीनों सेम फैमिली में है। बेस्ट एग्जांपल है, उनके सीड देख लो, मिर्च का, टमाटर का, समझ आ रहा है, और ब्रिंजल के सीड देखो, सीड देखने में एक जैसे हैं।
तो कौन से कैरेक्टर स्टेबल होते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या हुआ था, कुछ साइंटिस्ट के काम ऐसे थे, मतलब 4 5 10 साइंटिस्ट थे, उनमें से यहां पर सिर्फ एक नाम है। ऐसी क्लासिफिकेशन, सच क्लासिफिकेशन किसने दी थी? लीनियस ने। क्लासिफिकेशन किसने दी थी? बाय लीनियस। और लीनियस ने इसमें क्या यूज किया था? उसने यूज किया था वेजिटेटिव कैरेक्टर प्लस नंबर ऑफ एंड्रोशियम। वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? स्टेमन का स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। इसको यूज किया था। किसने यूज किया था? लीनियस ने। इसका मतलब मैंने कहा कि यार आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ना, ऐसे 5 7 साइंटिस्ट थे, उनमें से किसी एक का नाम बता दिया गया है। कौन? कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या किया था? वेजिटेटिव कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजी प्लस एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को बेस बनाकर अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। आर्टिफिशियल का मतलब समझ में आ रहा है? अनरिलेटेड 7 आ गए, ग्रुप आर्टिफिशियल लग रहा है। किस पर बेस था? मॉर्फोलॉजी पर। किनको बराबर वेटेज दी? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को वेटेज बराबर दी। वेटेज बराबर देने से नुकसान क्या है? ज्यादा वेटेज किसको देनी चाहिए? नॉर्मली रिप्रोडक्टिव को। क्यों? क्योंकि वो बदलते नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। फ्रूट की शेप, कितने लोगों ने देखा है मटर, बीन्स, इनकी मूंगफली, ग्राउंडनट, इनकी शेप सेम है फ्रूट की, ऐसे खुलते हैं? देखा है? नहीं देखा है? तो वो सेम फैमिली में, ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। पर क्या उनकी लीफ देखोगे एक जैसी? नहीं। सेम चाहिए। एक और एग्जांपल सुन, टमाटर की लीफ और मिर्च की लीफ एक जैसी दिखती है? नहीं। पर उनके बीज देखो एक बार, एक जैसे दिखते हैं। तो बीज, सीड, फ्लावर, फ्रूट, दे आर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो क्लासिफिकेशन का आधार बनाते हैं। क्लियर है? यस सर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब टोटल स्ट्रक्चर, मतलब कैसा कलर है उसका ओवरऑल, कैसे साइज है प्लांट का, शेप कैसी है लीफ की, हैबिट्स कैसी। हैबिट्स का मतलब होता है कहां ग्रो करते हैं, हर्ब है, श्रब है, किस तरह के। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है पूछ लो। बेटा नंबर ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर एक बार एनसीईआरटी चेक कर, उसमें एंड्रोशियम साइज स्ट्रक्चर लिखता है। एनसीईआरटी चेक कर लो एक बार, एनसीईआरटी चेक करो क्या लिखता है। कुछ बुक्स मतलब पहले हम लोग एंड्रोशियम वो लिखवाते थे नंबर। ठीक है, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर ही होगा। यस सर। थर्ड पॉइंट बता दीजिए, मैं लिख देता हूं आपको। सबसे पहले क्या किया है? आर्टिफिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। दूसरा वेजिटेटिव और इसको बराबर वेटेज दी। तीसरा क्या हुआ? जब हमने ये क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो अनरिलेटेड प्लांट सेम ग्रुप में आ जाते हैं, है ना? इस क्लासिफिकेशन का ये असर पड़ता है। ऐसी क्लासिफिकेशन किसी साइंटिस्ट ने दी थी? लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। ठीक है बेटा, संडे को मैंने नहीं दिया टेस्ट, मैं करता हूं लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट अरेंज आपके लिए, है ना? कब दोगे लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट? हाँ भाई, इस वीक में दे दोगे कभी? वेडनेसडे तक कर दें अरेंज? वेडनेसडे तक कर दें? हाँ बेटा, आज नहीं हो पाएगा। मैं मतलब अपने पर्सनल उसमें से कुछ टाइम निकालूंगा, कुछ, है ना? मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुझे, है ना, उसके लिए टाइम चाहिए कि कुछ हेल्थ इश्यूज है ना, उसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए, मेरी बात सुनेंगे। मैंने क्या बोला? आर्टिफिशियल सिस्टम किसी एक साइंटिस्ट का दिया हुआ नहीं है, कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। उसमें से किसी एक साइंटिस्ट का नाम है लीनियस, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम पे काम किया। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर बेस था। मतलब सच क्लासिफिकेशन बाय लीनियस बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे। क्लियर है? अद्वित बेटा, तेरे घर में आज क्या बना है? प्याज बना है कि टमाटर बना है? पूछ रहा है सर, हेल्थ इश्यू। सारा कुछ हम बता दें अपने घर का? अच्छा,
पढ़ लो ना, आपको जो जितना बता दिया उतना ध्यान रखो, बस बात खत्म हो गई, है ना। राहुल क्या कंफ्यूजन है बेटा, तू अपने मंथन के टेस्ट तो देने ही देने हैं, मंथन के टेस्ट जरूर देने आपने। ठीक है, मंथन के टेस्ट जरूर देने आपने। चलिए नेचुरल सिस्टम पे बात करते, जल्दी लिख लो। चले आगे। हाँ बेटा, बेस्ड ऑन नंबर था, आप स्ट्रक्चर कर लो बर्नेल। अनरिलेटेड का मतलब जो इनके फीचर मैच नहीं करते वो भी साथ आ जाते हैं। कलर किसका लिया जाएगा, जनरली लीफ का ही ले सकते हैं, स्टेम का तो ले नहीं पाएंगे, है ना, लीफ का ही लेना पड़ेगा। चलिए आज ये नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं। नेचुरल सिस्टम किस पर बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टर। अब ये अदर में क्या क्या है, अदर में है बेटा हमारे पास सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब होता है कि डिटेल स्ट्रक्चर, उसके अलावा एनाटॉमी, ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते हैं एनाटॉमी हो गया, ठीक है, उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी, इस पर बेस्ड है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। अगर मान लो मैं पूछूं आपसे एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब हो गया डाइकोट मोनोकोट, भाई डाइकोट है मोनोकोट है। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, उसमें कौन से केमिकल है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अलावा ये किस पर बेस्ड है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इन पर बेस्ड है, ठीक है। यस, नहीं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन अगर मुझे क्लासिफिकेशन का आधार बनाना है तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये डायकोटिलेडन है या मोनो, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में डिफरेंस कहां पर आता है, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस आता है। फिर यहां पर एनाटॉमी का क्या मतलब हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, ये बेसिस बना सकता है। फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट में मिलने वाले केमिकल्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्या मेरे पास सेल्स के अंदर कुछ और डिटेल डिफरेंस मिल रहा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उनकी दीवारों में क्या फर्क है, ये सारा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम। और ऐसा ही सिस्टम, अब देखो जैसे यहां पर मैंने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा है, पर क्या नेचुरल सिस्टम में भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे होंगे, हाँ, तो उनमें से किसी एक का नाम पढ़ना है। तो सच सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, डेवलप बाय बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। तो साइंटिस्ट दो हैं, ये बेंथम एंड हुकर, ये साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने ये डेवलप किया, इन्होंने इस चीज को क्या किया है, डेवलप किया है। हाँ अर्चना कर सकते हैं बेटा। हाँ फाइटो का पहले मैं मेरे सुन ध्यान से। फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल। तो प्लांट में कौन से ऐसे केमिकल है सर, स्टार्च, वो सारे प्लांट में, ग्लूकोज सारे प्लांट में। अब जैसे मान लेते हैं निकोटीन कुछ प्लांट में है, कैफीन कुछ प्लांट में है, रबड़ कुछ प्लांट में, लेटेक्स कुछ प्लांट में है। तो फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स इन प्लांट, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एम्ब्रियोलॉजी मतलब डाइकोट या मोनोकोट, इस तरह की डेवलपमेंट।
यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बेटा डाइकोट मोनोकोट नहीं पता आपको तो दो तरह का, जैसे आपने देखा है गेहूं या चावल, उसके सीड जो है ऐसे खुलते नहीं, लेकिन हमारे पास औरों के सीड बीच में से खुल जाते हैं, चना बीच में से खुल जाता है, दैट इज डाइकोट, दैट इज डाइकोट। लिख लिया? यहां पर लिखो बेटा। लिख लिया बेटा? लिख लिया? आम क्या है बेटा, आम डाइकोट है ना, उसका बीज भी दो हिस्सों में खुल जाता है। अगर उसका कवर हटा देगा ना, सीड कोट हटा देगा, तो दो हिस्सों में खुल जाएगा। तूने कभी आम को जर्मिनेट करते देखा है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिटेल, अल्ट्रा मतलब ज्यादा। कुमार नवीन, क्या इस बात का कोई लॉजिक है यहां पर कि हम शीशम से ढोलक बनाते हैं? डाइकोट और मोनोकोट में क्या लीफ देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। डाइकोट और मोनोकोट की लीफ की विनेशन से आपको आइडिया लग जाता है। उसकी जो लीफ होती है ना, उसमें हमें आ, उस तरह का वीन्स दिख जाएगा जिसमें आपको दिखेगा कि क्लियरली मतलब वैसी वीन्स है। वैसी वीन्स मतलब हमारे पास वो वीन्स है इस तरीके की है, ऐसी पैरेलल वीन्स दिख जाएंगे। यस। हाँ। नहीं बेटा, शीशम का मैंने एग्जाम्पल किस लिए दिया, तो उस पर है। शीशम का मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया, आपने क्या शीशम का फ्रूट देखा है? हाँ, वो ऐसे दो हिस्सों में खुलने वाला होता है, जैसे मटर का होता है। इसका मतलब दोनों की फैमिली सेम है, लेकिन अगर तू देखेगा ना, मटर की बेल जैसी होती है और शीशम का बड़ा ट्री होता है। तो ट्री होना, बेल होना, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे, रूट स्टेम लीफ मैच नहीं कर रही। क्या मैच कर रहा है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मैच कर, उस पर फोकस कर। सेकंड पॉइंट बता दो आर्टिफिशियल में, देख बेटा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को आर्टिफिशियल सिस्टम में बराबर वेटेज दी गई थी, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। अलविया बच्चे, उसका मैं श्योर नहीं हूं, एक बार देख लेता हूं आप कौन से उसकी कह रहे हैं, ठीक है। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब होता है कि नेचुरल रिलेशन, मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनेंगे। अब क्या हुआ बेटा, यहां पर लिखा है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या सब सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन्होंने डेवलप किया था। इनमें क्या है बेटा, ये बेस था नेचुरल एफिनिटी में। नेचुरल, देखो एक चीज समझो ध्यान से, इसको मैं आर्टिफिशियल क्यों कह रहा हूं। इनमें क्या हुआ है, अनरिलेटेड सात एक ग्रुप में आ गए हैं। नेचुरल एफिनिटी का मतलब नेचुरल सिमिलैरिटीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो सिस्टम है वो मॉर्फोलॉजी और अदर कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। नेचुरल एफिनिटी का मतलब हो गया नेचुरल रिलेशन, नेचुरल एफिनिटी। क्लियर है? ये किस पर बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड है। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, आगे चले, आगे चले। क्या हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात कर सकते हैं? क्या हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात कर सकते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? तुम्हारे घर के बाहर नीम का पेड़, बरगद का पेड़, घास का पौधा, ये सब एंजियोस्पर्म होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने डेवलप करी। शुरुआती क्लासिफिकेशन में किसको आधार बनाया गया? बाहर से कैसा दिखता है,
इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन की गई, उन सारी क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल सिस्टम में रखते हैं, जहां पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को आधार बनाया गया, इक्वल वेटेज दी गई। उससे क्या हुआ बेटा, उससे अनरिलेटेड एक ग्रुप में आ गए, तो ये ऐसा लग रहा था आर्टिफिशियल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम पर क्या रखा गया, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी मतलब वेटेज दी गई। इंटरनल में केमिकल हो गया, डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजें, इनको हम कहते हैं नेचुरल एफिनिटी। उससे क्या हुआ बेटा, जो ग्रुप बना वो ऐसा लगा नेचुरल है। ऐसी क्लासिफिकेशन क्या किसी साइंटिस्ट ने करी? हाँ, बेंथम हुकर ने। क्या हमें डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़नी है बेंथम हुकर की? नहीं, पर हमें यह ध्यान रखना है कि बेंथम हुकर ने किनको क्लासिफाई किया था। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, किसको किया था? एंजियोस्पर्म को किया था। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। बाद में रिसेंटली ये वाला सिस्टम काफी सारे साइंटिस्ट ने यूज किया। रिसेंटली दिस सिस्टम बिकम मोस्ट पॉपुलर। रिसेंटली दिस सिस्टम बिकम मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये सिस्टम हो गया। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया। मेरी बात समझो ध्यान से। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम का नाम दे रहे हैं। अब ये सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसका क्या मतलब? इसमें ऐसा क्या था? इनमें क्या था कि जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कहता है? आर्टिफिशियल सिस्टम दे पहले समझना ध्यान से। आर्टिफिशियल सिस्टम कहता है, पहले इस डायग्राम पे नजर मारोगे तो आपको समझ में आएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम ये कहता है, फोकस करो, फोकस, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, आसपास चिड़िया उड़ रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे। मान लीजिए आर्टिफिशियल सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम ये कहता है कि क्यों इनकी लीफ की शेप एक जैसी है, ये एक प्लांट है, इनकी लीफ की शेप एक जैसी है, ये दूसरा प्लांट है, इनकी लीफ की शेप एक जैसी है, मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, ये सेम ग्रुप में है। ये दोनों प्लांट ए और बी ये सेम ग्रुप में क्यों है? आपको समझ में आ रहा है? सेम ग्रुप में क्यों है? क्योंकि इनकी लीफ की शेप सिमिलर है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये कहता है आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम कहता है, नेचुरल सिस्टम क्या कहता है? सुनो, नेचुरल सिस्टम कहता है कि ये सेम क्यों है? लीफ की शेप सेम है, वो तो ठीक है, उसके अलावा इनका जो फ्रूट है वो ऐसा है, ऐसा, ये फ्रूट है, इसमें सीड है, मान लो फ्रूट की शेप से मैं फ्रूट हो गया, तो फ्रूट कैसा कैरेक्टर हो गया? रिप्रोडक्टिव। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये लीफ की शेप सेम है, तो ये जो हो गए, ये हो गया कौन सा सिस्टम? नेचुरल। नेचुरल कहता है कि मैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सबको लूंगा, सबको वेटेज दूंगा, और ज्यादा वेटेज में इसको दूंगा। अब मैं आ गया फाइलोजेनेटिक पे। फाइलोजेनेटिक कहता है, फाइलोजेनेटिक क्या कहता है पहले समझो। फाइलोजेनेटिक कहता है कि मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, फाइलोजेनेटिक कहता है मेरे पास कि हमारे पास मान लो ये दो प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट को मैंने सेम ग्रुप में रखा है। क्यों? इनके फीचर्स तो सेम है, इनके फीचर्स सेम है, ये सेम ग्रुप में है। सेम ग्रुप में क्यों है? क्योंकि इनके फीचर सेम है, ठीक है, फीचर सेम है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनका कॉमन एंसेस्टर है, किसी कॉमन प्लांट से ये इवॉल्व हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कि इनका एंसेस्टर कॉमन है, इनका क्या है? पूर्वज कॉमन है, किसी कॉमन प्लांट से इवॉल्व हुए। आर्टिफिशियल सिस्टम कहता है कि खाली लीफ देख लो, ठीक है, या रूट स्टेम देख लो, ठीक है, चल जाएगा, बाहर से देख लो। ये कहता है कि मैं सीड भी देखूंगा, मैं फ्रूट भी देखूंगा, लीफ भी देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर की एनाटॉमी भी देखूंगा, ये सारी चीजें देखूंगा, उसके हिसाब से क्लासिफाई करूंगा। यहां पर मैं ये सब कुछ देख रहा हूं, ठीक है, उसके अलावा मैं केमिकल्स भी देख रहा हूं, काफी कुछ देख रहा हूं, पर मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये दोनों सेम ग्रुप में, इनका मतलब कॉमन एंसेस्टर है। क्या ये बातें समझ में आई?
क्या ये बातें समझ में आई हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है कि ये दोनों प्लांट के फीचर सेम है, ठीक है, मैं ये वाले फीचर्स ले लूंगा, पर उसके अलावा इनका एंसेस्टर कॉमन है। नहीं, ये क्या बात हो गई यार? एक बच्चा लिख रहा है क्या सर सारे प्लांट का कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, एक ही होगा? बिल्कुल सही बात है। मान ले तेरे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मान लेते हैं विच हैव क्लोरोफिल ए, ठीक है, तो उसमें तू ऑर्गेनिज्म लिख के आ जा, गलत कहाँ है? सही है ना? हर क्वेश्चन के आंसर में ऑर्गेनिज्म लिख के आ जा, सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पॉइंट पर सेम रहा होगा, मैं ये कह रहा हूं इनके कॉमन इंसेस्टर रहे होंगे। कॉमन इंसेस्टर मतलब एक जैसे प्लांट से इवॉल्व हुए होंगे। एंसेस्टर होता है पूर्वज, नहीं, ये क्लासिफिकेशन है। अभी हम फिलहाल एंजियोस्पर्म से रिलेट करके बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजियोस्पर्म की होती है, औरों की भी होती है। क्या ये नोट करना है? मर्जी है तुम्हारी, करना चाहो कर लो। क्या समझाना है बेटा? संजना, क्या समझाना है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आर्टिफिशियल सिस्टम कहता है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी सेम है, दिखने में लीफ की शेप सेम है, इसके आधार पर ये दोनों प्लांट सेम ग्रुप में है। नेचुरल सिस्टम कहता है कि लीफ की शेप, सीड, फ्रूट, एनाटॉमी ये सेम है, इसलिए ये सेम ग्रुप में है। फाइलोजेनेटिक कहता है कि मैं ये सब तो देख ही रहा हूं, उसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूं कि इनको सेम ग्रुप में रखा गया, इनका एंसेस्टर, पूर्वज, मतलब किसी कॉमन प्लांट से आए थे। आप में से 10th क्लास में आपने वो पढ़ा था कि फूल गोभी, पत्ता गोभी कैसे कैसे एक ही प्लांट से बनी थी, याद है किसी को? केल बना था, कोलराबी बनी थी, कुछ पढ़े थे 10th क्लास में, याद आया किसी को? किसी को 10th क्लास का कुछ भी याद आया? नहीं याद आया? आपको याद है आपने पढ़ा था कि किस तरीके से वो बनी थी? कॉलीफ्लावर बनी थी, एक सिंगल प्लांट था, वाइल्ड कैबेज, उससे सारा कुछ बना था। तो क्या मैं उनको सेम ग्रुप में रख सकता हूं? हाँ, क्योंकि उनका एंसेस्टर कॉमन है। पढ़े ही नहीं थे, कोई बात नहीं बेटा। क्लियर है? बेटा मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ ना, मैं सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे वो चीजें याद रहेंगी ना। मुझे ये थोड़ी याद रहेगा कि मैंने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत याद है, पर ये से याद है। अच्छा, दूसरा क्या है, यदि कोई भी टीचर इस तरह की बात करता है कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, मुझे सबसे ज्यादा याद रहता है, सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ, सबसे ज्यादा झूठा टीचर है। जो टीचर अपनी सबसे ज्यादा बड़ाई करता है वो सबसे ज्यादा झूठा है, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं, मैं ही मान रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बार बार चीजें रिपीट होती है, एनालाइज करने का हमें ज्यादा समय मिला है औरों के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम आपसे ज्यादा जानते हैं। सिर्फ इतनी सी बात, ये बातें समझ पा रहे हो? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या कहता है पहले समझो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम क्या कहानी है पहले समझो। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा, सेम टेक्सा, have common ancestor, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर। मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक है, मेरी बात समझो, इस बात को पहले समझो ध्यान से। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा मतलब सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर था, ये बात करता है।
अब मुझे बताओ इसका और इसका कॉमन एंसेस्टर है, ये पता कैसे चलेगा? इसका और इसका कॉमन एंसेस्टर, इसका पूर्वज सेम है, पता कैसे चलेगा? फॉसिल से। मतलब फाइलोजेनेटिक स्टडीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फॉसिल्स। परतों में आपको पता है ना, रॉक होती है, एक रॉक होती है जिसमें सेडिमेंट्री ऐसा रॉक मतलब लेयर्स में बनती जाती है, फॉसिल होता जाता है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, डिटेल फॉर सच सिस्टम, मतलब सच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज सपोर्टेड बाय डाटा। कहां से आएगा? सपोर्टेड बाय डाटा फ्रॉम फॉसिल्स। कहां से आएगा? फॉसिल से आएगा। समझो इस बात को, है ना? समझो इसे, कहां से आएगा? फॉसिल से आएगा। तो जो भी डाटा है वो सब कहां से आया है? फॉसिल से आया। कहां से आया? फॉसिल से। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा, हैव कॉमन एंसेस्टर। सच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज सपोर्टेड बाय क्या है? बाय डाटा या बाय फॉसिल्स ऑफ एंसेस्टर्स। मुझे किसी तरीके से फॉसिल्स मिल जाए उन प्लांट के, उन पुराने प्लांट का, या तो प्लांट ही मिल जाए या फॉसिल्स मिल जाए। ठीक है, मान लो जरूरी नहीं है कई बार फॉसिल ना मिले। कई बार क्या होता है, समटाइम फॉसिल्स आर नॉट अवेलेबल, तो कुछ और ब्रांच है जो हेल्प करती है। समटाइम फॉसिल्स नॉट अवेलेबल, फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। समटाइम फॉसिल्स नॉट अवेलेबल, तो हमारे पास क्या है? सम ब्रांच हेल्प करेगी। कुछ ब्रांच हमारे पास क्या करेगी? हेल्प करेगी इन दिस। कुछ ब्रांच क्या करेगी? हेल्प करेगी इनमें। कुछ ब्रांच इनमें हेल्प करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ बेटा, प्लांट में कैसे फॉसिल्स होते हैं मैं आपको समझाता हूं। व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ फॉसिल्स, मैं बस ये जानना चाहता हूं। व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ फॉसिल्स? कितने बच्चे बता पाएंगे? फॉसिल्स आर डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, डेड रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल। एनिमल्स के अंदर फॉसिल बोन्स के होते हैं, तो प्लांट में किसके होंगे? सर लीफ तो बचेगी नहीं, तो क्या उनकी शेप मिलेगी? मुझे स्टेम की, रूट की शेप मिल जाएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब आइस एज आई थी, आइस एज में क्या होता है, बर्फ के नीचे वैसे का वैसा पूरा पूरा प्लांट सेव हो जाता है। मेरी बात समझो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी अगर मुझे एग्जैक्टली वैसा प्लांट मिलना होगा तो मुझे कहां मिलेगा? ऐसी जगह मिलेगा जहां डीकंपोजिशन नहीं कर पाता। मैं आपको समझाता हूं पूरी बात। मान लो मैं कहता हूं कि आज भी फॉसिल्स मुझे कहां कहां मिलते हैं। देखो, फॉसिल्स उस जगह मिलते हैं जहां पर लेयर्स में रॉक बनी हो और ज्यादा ह्यूमन डिस्ट्रप्शन ना हुई हो। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि एनिमल्स के फॉसिल्स में बोन हो सकते हैं। प्लांट के फॉसिल्स कैसे मिलेंगे? प्लांट के फॉसिल्स में क्या होगा, उस लेयर में उस प्लांट की छाप रह जाती है। छाप समझ में आता है? निशान रह जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब बर्फ वगैरह होती है ना, वहां पर अगर कोई प्लांट दबता है तो वैसे का वैसा मिल जाएगा। तीसरी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कुछ और एरियाज होते हैं जहां पर फॉसिल्स आसानी से मिल जाएंगे। वो एरियाज जहां आज लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डेड सी। डेड सी जहां नमक है तो वहां कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। किसी भी ह्यूमन को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज चांद पर जाकर आप किसी डेड एनिमल को छोड़ाओ, तो क्या वो 2000 साल बाद भी मुझे वहां मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसको कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो डेड एनिमल है उसको डीकंपोज करने वाला बैक्टीरिया, फंजाई नहीं है। तो फॉसिल्स अगर किसी ऐसी चीज का बनाना है जैसे प्लांट की लीफ वगैरह का, उस जगह आसानी से बन जाएगा जहां डीकंपोजिशन ना हो। नहीं तो उस चीज का बनेगा जैसे कि बोन्स का, जिसका डीकंपोजिशन नहीं होता। लॉजिकली समझ पा रहे हो फॉसिल्स? तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको एंसेस्टर पता लगाना है तो फॉसिल हेल्प करता है।
लेकिन क्या होता है कि कुछ ब्रांच है, किसकी ब्रांच, कुछ ब्रांच ऑफ स्टडीज हैं जो हेल्प करती हैं, है ना, कुछ ब्रांच है वो हेल्प करती है ना, इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सी ऐसी ब्रांच है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कितने लोगों को मेरी यहां पर बातें समझ में आई हैं कि सब हवा में चल रहा है? देखो लॉजिकल पढ़ना चाहिए ना अपने को। मेरी बात समझ में आई? वो मैं बता रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं फॉसिल्स बनते कैसे हैं। बोन्स के क्यों बनते, क्योंकि कोई से डिकम्पोज नहीं कर रहा है। मसल का क्यों नहीं बनता, कोई डिकम्पोज करता है। कहां फॉसिल बनने चाहिए, जहां लेयर में डिस्टर्बेंस ना हो, जहां टेम्परेचर कम हो, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह में बन जाएंगे। पूरा पूरा प्लांट मिल सकता है। कैप्टन अमेरिका वहीं दबा हुआ था, उसका फॉसिल बन गया हो तो जिंदा निकल आया। क्या जिंदा भी निकल सकता है? नहीं, लाइफ है ना बेटा, खत्म हो जाती है, प्रोसेस खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन नहीं होगी। वो ब्रांच के बारे में बता रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी 3 ब्रांचेस के बारे में बात करती है। सबसे पहली ब्रांच के बारे में बात करती है, उसे कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। न्यूमेरिकल का क्या मतलब होगा? नंबर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का एक और नाम होता है फेनेटिक। कुछ बुक्स में इसको फेनेटिक कहते हैं। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सिंपल है। देखो क्या है, क्या समझो। हमने क्या किया है, हमने क्या किया, मेरी बात सुनो। हमने बहुत सारे प्लांट्स ले, मेरी बात समझो ध्यान से। मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ठीक है, एक प्लांट ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है, हम क्या करते हैं बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके हम क्या करते हैं बेटा, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को नोट डाउन कर लेते हैं। कैरेक्टर्स को क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन का मतलब क्या हुआ, मान लो ये प्लांट है, इसके 50 कैरेक्टर है, लीफ वगैरह मैंने नोट कर लिए, इसके भी कर लिए, इसके भी कर लिए, इसके भी कर लिए। हर कैरेक्टर को उसको नोट डाउन कर लिया। हर कैरेक्टर को एक कोड दे दिया जाता है। ईच कैरेक्टर इज प्रोवाइडेड इक्वल वेटेज, सबको बराबर वेटेज देते हैं, वेटेज या इंपॉर्टेंस लिख लो। एंड उनको प्रोवाइड कर देते हैं कोड, प्रोवाइड कर देते हैं कोड। जैसे मान लेते हैं अगर लीफ की मुझे ऐसी शेप मिले तो उसका कोई एक कोड होगा, लेकिन लीफ मुझे कटी हुई मिले उसका अलग कोड होगा। तो हर कैरेक्टर का क्या होगा, एक कोड दे देते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, हर कैरेक्टर को कोड दे देते हैं। अब उसको क्या करते हैं बेटा, कोड को स्टोर कर देते हैं किसमें, या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में। इंफॉर्मेशन को किसमें कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में, और फिर वो कंपेयर कर देता है दोनों को कंप्यूटर में। एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर क्लासिफिकेशन। फिर से रिपीट कर दूं एक बार। मतलब मेरे पास फॉसिल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया। आप पढ़ते हो ना, अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं कंप्यूटर के, ऐसे एक प्रोग्राम बनाया। मैंने क्या किया बेटा, कुछ कोड बना दिए। लीफ की शेप ऐसी है तो कोड ए है, लीफ की शेप ऐसी है तो कोड बी है, ऐसे करके कोड बना दिए। कितने बना दिए, हजारों, और मतलब सैकड़ा में, मतलब काफी सारे कोड बना दिए, ठीक है। सारे कोड को बराबर वेटेज दे दी, और वो सारे कोड मैंने कहां सेव कर दिए, कंप्यूटर में। अब मान लो मेरे को कोई प्लांट मिला, ये मैं गया फॉरेस्ट में, मुझे प्लांट मिला, मैंने इनके कैरेक्टर्स को नोट करना स्टार्ट किया। तो पहले से, मेरी बात समझो, पहले तो मैंने कोड सेव कर लिए। अब कोई प्लांट मिला, उसके कोड मैंने नोट कर दिए। फिर कोई दूसरा प्लांट मिला, उसके कोड नोट किए। और वो बता देगा कि सेम ग्रुप में आएंगे नहीं आएंगे। जितने ज्यादा कैरेक्टर मैच कर रहे होंगे उतना ज्यादा क्लोज आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं पहले समझो। हमने क्या किया है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम बनाया, वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर लिए, हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देके एक कोड दे दिया। अब जब भी मेरे पास कोई प्लांट मिलेगा, मैं उनके कैरेक्टर, मतलब उनके कोड कंप्यूटर में एंटर करता चला जाऊंगा। जितने ज्यादा कोड मैच करेंगे उनको सेम ग्रुप में रख दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा है
किनका कॉमन एंसेस्टर है उसको आधार मान रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, जितने भी प्लांट हैं उनके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके कोड्स बना दिए, कोड बना के एक प्रोग्राम बना दिया है। अब जब भी कोई नए प्लांट्स मिलेंगे उनके कोड एंटर करते चले, भाई फीचर एंटर करते चले जाएंगे, फिर वो उनको सेम ग्रुप में रख लेगा। चेक करो एक बार। हाँ, अब यहां पर एक सवाल है, क्या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी ने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बराबर वेटेज दी? आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहां पर 2-4 कैरेक्टर नहीं है, हजारों कैरेक्टर है। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को हमने सेम वेटेज दी, हमने उनको कोड दिया है सिर्फ। जितने ज्यादा कोड मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग जाएगा। मतलब एक कैरेक्टर का एक कोड है, तो जितने ज्यादा मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग जाएगा। यस, क्योंकि अगर थोड़ा होता ना, मान लो 2-4 होते तो फर्क पड़ जाता। बहुत सारे कोड है, मान लेते हैं, आप समझो ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर मैंने 400 कोड है, रिप्रोडक्टिव के 600 कोड है, दो प्लांट के 300 कोड मैच कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? तो वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे, वैसे लिया है। फेनेटिक बेटा एक टर्म है। मैंने क्या लिखा है बेटा, मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा कॉमन एंसेस्टर है। ये क्लासिफिकेशन किससे स्टडी की जाती है? फॉसिल से। अगर फॉसिल्स ना हो तो मेरे पास कुछ ब्रांच है स्टडीज की जो हेल्प करेंगी। उसमें पहली ब्रांच है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यस, हाँ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे कोड सेव हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम बने हुए हैं। जब आप प्लांट्स आपको नए मिलेंगे, आप उनके कोड एंटर करेंगे, वो बता देगा ये प्लांट इस ग्रुप में जाएगा। अब समझ में आ रहा है? मुझे कोड बनाने नहीं है, हम बना चुके हैं ऑलरेडी हमने कोड्स बना लिए हैं वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, कई तरह के कैरेक्टर्स के लिए। अब समझ में आ रहा है? इसी को फेनेटिक बोलते हैं बेटा। तान्या टर्म है, अब याद कर ले। जहीदा रहमान, एक बच्चा कह रहा है सर मेरा पहला लेक्चर है, फोकस कम हो रहा है। बच्चे, जो मैं समझा रहा हूं ना उतना समझ पहले। तूने पहले क्या पढ़ा हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्का सा लिविंग वर्ड यूज हो रहा है बस, ज्यादा नहीं। कोई चैप्टर का डाटा यूज नहीं हो रहा, ठीक है? अगर ध्यान से थोड़ा थोड़ा कोशिश, अगर मान लो 60-70% पहली क्लास में समझ आ रहा है, इसका मतलब बेस बनने लग रहा है। एक दो क्लास में सेटल हो जाओगे। मेरे साथ भी तो सेटल हो रहा है बहुत सारे बच्चों को। आप में से कई बच्चे हो सकता है फर्स्ट टाइम भी पढ़ते हैं, है ना? दूसरे देश के भी होते हैं कई। हाँ, अमन कुमार सिंह पूछ रहे हैं क्या बायोलॉजिकल रेगुलर क्लास में होगा? यस। पहले नोट कर लो बेटा, दो चीज और बता दूं फटाफट से। वॉइस प्रॉब्लम है बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम तेरे को ही हो रही है बस। जिनकी फर्स्ट क्लास है, जो कहीं और भी पढ़ते थे, क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ लॉजिकल चीजें पढ़ रहे हैं? आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये जो सिस्टम है किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाए थे। इन सिस्टम को बनाने वाले मतलब कई साइंटिस्ट हैं, उनके काम को मैंने 3 सिस्टम में डिवाइड किया है। यस, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम, यस। रौनक, सेल साइकिल का वन शॉट करा दो। कराता हूं रौनक, कराता हूं। फेनेटिक बेटा टर्म है एक, उसके लिए किसी किसी बुक में लिखा हुआ, जैसे हमारा जो पुराना पैकेज होता था जो हम लोग पढ़ाते थे ऑफलाइन में, वहां पर इसको फेनेटिक लिखते थे न्यूमेरिकल को, इसलिए बता दिया बस। क्योंकि किसी के टेस्ट में लिखा हुआ आ जाएगा, वो समझदार लोग बनाते हैं ना कभी ऑल इंडिया वाला, तो वो दे देते हैं ऐसे। दूसरा मेरे पास है, इसको कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, और इसका एक और नाम है कैरियो। क्या नाम है? कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्किन सेल में और आपके मान लेते लिवर सेल में, क्या नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा। हमारे पास पूरे सेल में कोई भी ऐसी ऑर्गेनल नहीं है, मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई भी ऐसी ऑर्गेनल नहीं है जिसका नंबर कांस्टेंट होता हो। जैसे मैं, मेरे सारे, मान लो आप और मैं ह्यूमन है,
हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सेम है? नहीं। क्या चीज सेम है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। तो साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? क्रोमोसोम पर बेस्ड है। तो ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। इसीलिए इसको साइटो को, क्योंकि सेल के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिस पर बेस बना सकते? न्यूक्लियस का क्रोमोसोम, इसलिए साइटो का नाम कैरियो भी रखा गया है। और ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। बिहेवियर का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी बात सुनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? आपके अंदर कितना? 46, मेरे अंदर 46। तो क्या इसको क्लासिफिकेशन का आधार बना सकते हैं? हाँ। हमारे एंसेस्टर जो होंगे, मान लो बंदर अंदर, उनमें मैच करो कितना है, उसको आधार बना सकते हैं। दूसरा, बिहेवियर क्या होता है? डिवीजन, डिवीजन के वक्त कैसा बिहेव कर रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस। और स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर आता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इनकी बात होती है। क्लियर है बेटा? फाइलोजेनेटिक के एक दो साइंटिस्ट थे, एक था तख्ताजान, है ना, वो नाम नहीं करना हमें, है ना, क्लियर है, वो नाम नहीं करना। उसने एक टर्म बोली थी कि क्लासिफिकेशन विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बॉडी विदाउट फ्लैश, बिना मांस की बॉडी है। पर वो तख्ताजान का नाम है तो नहीं एनसीईआरटी में, फिर काहे याद करें हम, है ना। देखो, कैरियो और साइटो क्यों है? क्योंकि सेल के अंदर खाली न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें नंबर मतलब स्पीशीज में कांस्टेंट है। नंबर किस में कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट इन स्पीशीज, कांस्टेंट इन स्पीशीज, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब मेटासेंट्रिक, सब मेटा, ये सब, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है? क्रोमोसोम की संख्या, बिहेवियर मतलब डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस, और स्ट्रक्चर मतलब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, कौन सा है? यस। पंडित परव कुमार जी कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी समझ नहीं आया, तो दोबारा समझो भाई, दोबारा लेक्चर देखो। न्यूमेरिकल का क्या मतलब होता है? सर न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। क्या नंबर? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हमने क्या किया? बहुत सारे कैरेक्टर ले लिए प्लांट में, जैसे लीफ की शेप, साइज, रूट की कैसी शेप है, उसके अंदर कैसे वास्कुलर बंडल है, सारे कैरेक्टर लिए, सबका बनाया कोड, कोड को सेव किया कंप्यूटर में, तो एक प्रोग्राम बना दिया। अब प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम? जिसमें कोई चीज एंटर करो वो आंसर करेगा, दैट इज प्रोग्राम। अब मैंने 2 प्लांट मिले, जंगल में गया, 10 प्लांट मिले, 10 को फीचर देख के वो कोड एंटर करा। मेरे पास एक बुक होगी जहां पर हर फीचर का एक कोड होगा, वो कोड एंटर किया, वो प्रोग्राम बता देगा ये 2 प्लांट सेम है कि नहीं। बस बेटा, मेटासेंट्रिक हमें नहीं पता तो हमें क्या जरूरत है जानने की? सेल वाले चैप्टर में जानेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। किसकी पोजीशन? सेंट्रोमियर की पोजीशन। यस। अब बात करते हैं लास्ट जो इसमें थर्ड है, दैट इज कीमो। कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। ये किस पर बेस्ड है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल है? बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन सा केमिकल है, इस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। मेरी बात समझो ध्यान से। कीमोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है कि सेल के अंदर कौन सा केमिकल है उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनो। प्लांट के अंदर, सारे प्लांट में स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, कौन सा केमिकल? केमिकल्स का मतलब होता है बेटा, केमिकल्स का मतलब लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं? जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा ऐसे केमिकल्स जो कॉमन नहीं है ना। केमिकल, मेरी बात समझो,
क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं वो फीचर लूंगा ना जो कॉमन नहीं है यहां पर। अगर केमिकल के बेस्ड करना है, सारे प्लांट में कॉमन नहीं। जैसे मैं कह दूं सारे ह्यूमन में यूकैरियोटिक सेल है, सारे प्लांट में यूकैरियोटिक सेल है, तो क्या यूकैरियोटिक सेल आधार बना सकते? नहीं बना सकते। क्रोमोसोम नंबर आपका मेरा सेम है, पर आपका और गाय का तो सेम नहीं है, भैंस का सेम नहीं है, बाहर खड़े नीम का पेड़ का सेम नहीं है। तो क्रोमोसोम नंबर को अगर आधार बना के करते हैं उसे कहते हैं साइटो या कैरियो। इसमें क्रोमोसोम का नंबर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर है। कीमोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अहमद वाल, तेरे को कैसे पता ये बात बेटा कि एलियन वाले देखते हैं हमारा लेक्चर? क्यों? हमारे जैसा पढ़ा रहे थे? बहुत सारे लोग देखते थे यार, टेंशन ना ले। चल करते हैं, कोई नहीं। साइटो को कैरियो क्यों? मेरी बात सुन, साइटो का मतलब सेल है। सेल में ऐसी कौन सी चीज है जिसको क्लासिफिकेशन का आधार बना है? न्यूक्लियस, इसलिए कैरियो लिख दिया। अब ठीक है, सही है। कोई नया कैरेक्टर मिलेगा उसका कोड बनाएंगे, यस। सेकेंडरी के बाद लिखा है मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो थोड़ा अलग होते हैं। कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया। निकोटीन कहां मिलता है? तंबाकू में मिलता है। एग्जाम्पल निकोटीन, कैफीन। निकोटीन सुना है? कैफीन कॉफी में मिलता है। आप मुझे बताओ, एक बढ़िया सा वो आएगा आपके लिए, वो बनाऊंगा वीडियो। मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कल, उस आर्टिकल में ये था कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक जीन डाली है माइक्रोप्लास्टिक रिमूव करने के लिए, वो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलो डन, एंड करते हैं। यस, क्वेश्चन करवाइए, क्वेश्चन कराएंगे इसके। अभी नहीं, अभी फिलहाल आप इतना पढ़ के रखो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, है ना। अपने पास 6 लेक्चर है लगातार। अगर अपनी क्लास फ्राइडे होती है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी रख देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लांट किंगडम खत्म करेंगे। कोई दिक्कत है कि इस बात में किसी को? हाँ भाई, लगातार चला के कर दें खत्म। देखो कल नहीं है मेरी क्लास, परसों नहीं है। एमडी सर की 3 दिन होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो अपने लगातार चला के प्लांट किंगडम खत्म करेंगे, क्वेश्चन भी साथ के साथ करेंगे उसके। इसके बीच में आपको मिलेगा सेल साइकिल का एक लेक्चर प्रॉपर। उसके साथ आपको क्या मिलेगा? उसके साथ मिलेगा लिविंग वर्ल्ड का। मुझे लिविंग वर्ल्ड के टेस्ट के लिए मैसेज कर देना, मैं कहीं इधर उधर बिजी रहूंगा तो आपका मैसेज देख के मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय। संडे को छुट्टी रखिए, हाँ छुट्टी रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई में पेन हो रहा है क्या, कैसे करे? आंख ठंडे पानी से धो, मंथन के अलावा टेस्ट दे दिया। यस, सेल का लेक्चर आएगा सैटरडे या संडे इसको। यस।